चलो आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं लॉसेस मेड पार्ट वे थ्रू प्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि हमारे जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे डिफरेंट तरह के लॉसेस होते हैं। और लॉसेस एक तो रूटीन लॉस होते हैं, रूटीन वाइज हमें पता होता है। और एक रूटीन से कुछ बढ़ के हो जाते हैं जब जब अब नॉर्मल लॉस हो जाता है या अब नॉर्मल गेन हो जाता है। तो इस तरह के लॉसेस या गेन हमारे होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि लॉसेस मेड पार्ट वे थ्रू प्रोडक्शन। सम टाइम ऐसा होता है कि हाफ अभी पार्ट हमने रन किया हुआ होता है, यानी कि हाफ प्रोसेस अभी हुआ हुआ होता है। तो आधे प्रोसेस के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि भाई इतना हमारा लॉस हो चुका है, इतने हमारे लॉसेस हो चुके हैं पार्ट वे के अंदर। मतलब आधे रास्ते में हमें पता चल जाता है कि इतना लॉस तो हमारा हो चुका है। तो उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो प्रोसेस अकाउंट है वो बनाना पड़ता है। मतलब हमें पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाता है, यानी कि फिनिश गुड से भी पहले हमें पता चल जाता है कि हमारा इतना लॉस हो गया है। अभी फिनिश गुड्स कंप्लीट नहीं, क्योंकि आप देखो ना, जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 kg का मटेरियल इनपुट कर रही हूँ तो इनपुट करते हुए मशीनों में से वेस्ट हो रहा होता है, साइड पे गिर रहा होता है मटेरियल, जब प्रोडक्ट में जा रहा होता है तो वो हमें पहले ही पता होता है कि इतने इतने केजीज जाया हो चुका है। तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है टी अकाउंट के अंदर। इसका मतलब ये है कि लॉस पहले रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पार्ट वे के अंदर हमें ऑलरेडी फिनिश गुड से पहले पता चल गया है। अच्छा जी, यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है, इन द एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड एट सो फॉर द लॉसेस हैव बीन अकर्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। पहले तो हम ये देखते थे ना कि एंड ऑफ द प्रोसेस होता था। इट इज पॉसिबल दैट लॉसेस आर गेन कुड बी आइडेंटिफाई पार्ट वे थ्रू अ प्रोसेस। इन सच अ केस इक्वल एंड यूनिट मस्ट बी असेस द एक्सटेंट विच कॉस्ट वर इंकर्ड। मतलब इक्वल एंड यूनिट के अंदर हमें ये चीज देखनी चाहिए कितनी कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट आई है, और उन लॉसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि बीएलटी मैन्युफैक्चर केमिकल। अब केमिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए जाहिर है आपको प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स को डालना पड़ता है। तो लॉस, वो नॉर्मल लॉस कह रहा है कि 15% ऑफ द मटीरियल का, मटीरियल का जो इनपुट हुआ है उसका 15% नॉर्मल लॉस है। मटेरियल इनपुट आपका 200 kg है, 5 पर kg है। लेबर कॉस्ट, लेबर एंड ओवरहेड्स वो कह रहा है कि 4100 है। कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 4100 दी गई है। अच्छा, साथ ही वो कह रहा है कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस, जब पहले हमें सिर्फ 15% लॉस का पता था, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो लॉस आइडेंटिफाई हुए 40%। मतलब व्हेन द सॉरी जब प्रोसेस 40% कंप्लीट हुआ तो तब भी और लॉसेस आइडेंटिफाई हुए। प्रोसेस कंप्लीट होने में 100% लगता है, बट जब आधा प्रोसेस यानी कि पार्ट वे 40% हुआ तो इसके अलावा भी कुछ लॉस आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा, तो हम लोग जो फिनिश गुड्स को यूनिट्स गए वो 160 गए। तो मैं यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फॉर द कैब। हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट की रिक्वायरमेंट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखी। यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स एंड वैल्यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा। आप इनपुट लिख सकते हो या मटेरियल यूनिट लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको मटेरियल इनपुट है एक ही बात है। 200 मैंने ये लिखा और इसकी कॉस्ट है 5। तो 5 into 2 हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5 into 200, तो ये आ जाएगी 1000। 1000 की ये हमारे पास आ गई। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि लेबर एंड ओवरहेड्स आर, जो लेबर और ओवरहेड्स हैं यानी कि कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो कितनी लग रही है, 4100 की। तो ये मेरे पास यूनिट हुए 200 और ये हो गया 5100 की कॉस्ट। 5100 की कॉस्ट आ गई। 4100, ठीक है। यहाँ पे फिनिश गुड से पहले हम लोगों ने, हमें आइडेंटिफाई हो गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमारा आ गया 15% ऑफ इनपुट। 200 इनपुट है, इसका 15% अगर आप लोगे तो आपके आ रहे हैं 200 into 15%, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स आपके नॉर्मल लॉस हुए। फिर हमने फिनिश गुड्स उसने बताया है कि प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसफर हुए वो कितने हुए, 160। अगर हम देखें 160 और 30 तो 190 हुए, इसका मतलब 10 यूनिट्स मजीद गायब है। तो डेफिनेटली जो 10 यूनिट्स मजीद गायब है वो अब नॉर्मल लॉस है, जाया हुए हैं। अगर बने हुए होते, ये अगर 170 बने हुए होते तो इट मीन हमारा गेन होता, बट एक 160 बने हैं तो डेफिनेटली 10 यूनिट्स गायब हैं, तो वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है। 200 का कॉलम 200 के कॉलम के इक्वल हुआ। अब हमें वैल्यू का कॉलम वैल्यू के इक्वल करना है। तो हमें वैल्यू के कॉलम को वैल्यू के इक्वल करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट
मटेरियल और उसकी निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करूँ, तो मटेरियल की कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, मटेरियल की सेपरेट होगी, कन्वर्जन की सेपरेट होगी, क्योंकि अपनी अपनी कॉस्ट लिखेंगे। मटेरियल लगा है आपका 1000 का, और 1000 के अंदर कितने यूनिट आपके बने हैं, 1000 के अंदर कितने यूनिट आपके बने हैं। एक तो ये 160 प्लस, अब नॉर्मल लॉस का हमें नहीं पता था, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें यहाँ पे लेना होता है ना, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट हमारा है 200 का, माइनस नॉर्मल लॉस है 30 का, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड आउटपुट 170 आया। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वैल्यू ऑफ इनपुट यूनिट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका कितना है, 170। इट मीन ये 17 पर यूनिट आ गया, 17 पर यूनिट ऑफ मटेरियल आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी लगी है, 4100। इसको मैं जरा यूज कर लेती हूँ, ये जो 10 लिखा हुआ है, ताकि हमें आसानी रहे। 4100 कन्वर्जन की कॉस्ट लगी है। तो कन्वर्जन के अंदर यूनिट्स कितने बने, 4100 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन के यूनिट्स कितने बने, एक तो 160 ये वाले फिनिश गुड में जो गए हैं, प्लस 40% प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है ना, अभी प्रोसेस हमारा 40% कंप्लीट हुआ है। तो 10 जो अब नॉर्मल लॉस हुआ उसका हम कितने परसेंट लेंगे, अब नॉर्मल लॉस का 10 का हम ले लेंगे 40%, क्योंकि ये भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ नहीं है, तो हमने सिर्फ 40% ही लेना। ये आगे आपके 4 यूनिट्स। तो 4100 डिवाइडेड बाय 164, इट विल बिकम 4100 डिवाइडेड बाय 164। ये आपका आ रहा है 25 पर यूनिट, 25 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल लॉस की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये तो हमें एज इट इज जीरो ही आएगा। 160 को हमें जो चार्ज करनी है, 160 को तो हमने टोटल चार्ज करनी है, 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 पर यूनिट वो आ रही थी 42। 160 मल्टीप्लाई बाय 42। फिर अब नॉर्मल लॉस के अंदर, नॉर्मल लॉस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रोसेस कन्वर्जन का 40% है, मतलब 40% प्रोसेस कंप्लीट हुआ हुआ है। तो एक सेकेंड, 42 6 ये तो हमारे पास 42 ही आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 17। ओ ये मैंने गलत किया, ये 17 ही आएगा, ये मैंने गलती कर दिया। 1000 डिवाइडेड बाय 170 इज इक्वल टू 58.823। इसमें हम प्लस कर देंगे 25, तो ये बनेगा 83। 3.82 ये बनता है ना, 1000 डिवाइडेड बाय 170, 5.8, 5.8 आ रहा है, क्या कर देंगे, 5.8। ठीक है, ये 5.8 आ गया, ये 25 आ गया। तो 5 इसको रेट कर लेते हैं, फिर मैंने डिवाइड कर किए बगैर ही
ठीक है, ये आएगा हमारा 5.8। इधर से भी हम डेट कर लेते हैं, तो हमने गलत लिखा है। 5.8 इधर आ जाएगा आपका 5.8, और इधर आ जाएगा आपका 25। तो 25 प्लस 5.8, ये 25 प्लस 5.8, ये आ जाएगा 30.8। 160 मल्टीप्लाई बाय 30.8। अब ये वाली बात मैं दोबारा नहीं बताऊँ, अब आगे के कभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि 160 मल्टीप्लाई बाय 30 मैंने क्यों किया, 25 प्लस 5.8 क्यों किया। ये हमने इसलिए किया दोनों को ऐड, क्योंकि ये वाली फिनिश गुड्स है। जब फिनिश गुड्स को चार्ज करते हैं कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होती है। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, जो 5.8 मटेरियल की कॉस्ट आई है प्लस कन्वर्जन की कॉस्ट 25, तो 30.8 कॉस्ट आई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने चार्ज किया। फिर अब नॉर्मल लॉस को हमने देखना है। अब नॉर्मल लॉस, मटेरियल तो 1000 है, हमारा पूरा का पूरा ही जाता है। 10 इंटू मटीरियल की कितनी आ जाएगी, 5.8, वो ऐसे चीज लिखेंगे, लेकिन कन्वर्जन के सिर्फ 4 यूनिट रुपए कन्वर्ट होते हुए, मोस्टली मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो पूरी जाती है। कन्वर्जन के 4 यूनिट्स है, तो 4 इंटू 25 कर लेंगे। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 30.8 इज इक्वल टू 4928 और 10 इंटू 5.8 इज इक्वल टू 58, एंड वो ये 100 आ जाएगा। 100, तो 49280 प्लस 58 प्लस 4, 492, क्या लिखा था ये, 160 मल्टीप्लाई बाय 30.8, ये 492 है। ठीक है, 160 मल्टीप्लाई बाय 4928 नहीं होता, प्लस 58 प्लस 100, तो ये 5086 आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि ये 5.8 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, ये 5.8 समथिंग आ रहा था। 1000 डिवाइडेड बाय 170। तो थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका 5.8, ये एग्जैक्ट 5.8 नहीं आ रहा था, कुछ 1000 डिवाइडेड बाय 170, 5.888 समथिंग आ रहा था। ठीक है, ये वैल्यू पूरी थी। अगर हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 5100 आएगी। 86, और ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया था, अदरवाइज ये वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएगी।
अच्छा, आगे हमारे पास है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना होता है? जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है, क्योंकि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग के दौरान सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी और प्रोडक्ट का प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब प्रोसेस हम किसी और प्रोडक्ट का कर रहे होते हैं। प्रोसेस के अंदर जैसे हमने प्रोसेस के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड डाला, तो ये चीजें बनाते हुए हम बनाना कुछ और चाह रहे थे। ए प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे और बी प्रोडक्ट, जॉइंट मतलब जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी बनाना चाह रहे थे, तो सी कोई और प्रोडक्ट बन गई। सी कोई और प्रोडक्ट बन गई, यानी कि जॉइंट दो प्रोडक्ट के लिए हमने सेम प्रोसेस किया, बट बीच में से एक तीसरी प्रोडक्ट कोई और निकल आई प्रोसेस के दौरान। जैसे हम क्रूड ऑयल डालते हैं, क्रूड ऑयल जैसे हमने प्रोसेस के अंदर डाला, तो प्रोसेस से हमने क्या बनाना था? शायद हमने गैसोलीन बनानी थी या हमने फ्यूल बनाना था, दो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, तो कोई और गैस निकल आई, ठीक है, या कोई और केमिकल निकल आया। तो वो हमारा होता है जॉइंट प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट को बनाते हुए कोई तीसरा प्रोडक्ट जो हम मर्जी से इंटेंशनली नहीं बना रहे थे, अनइंटेंशनली बन जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कॉस्टिंग करनी होती है, क्योंकि उसमें भी हमारा मटेरियल गया हुआ होता है। और जॉइंट प्रोडक्ट के लिए जैसे, अब ये जॉइंट और बाय प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये है, बाय वो है जो एक प्रोसेस के दौरान दूसरी कोई प्रोडक्ट निकल आई है। अब मैंने अगर 1 लाख का मटेरियल लिया है और उस मटेरियल के दौरान में ए और बी प्रोडक्ट बना रही थी, तो कोई थर्ड सी प्रोडक्ट भी बन गई। पहली बात यह है कि मुझे 1 लाख में से देखना है कि इन दोनों में कितनी कॉस्ट गई और इसमें कितनी कॉस्ट गई, तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें उस सबको रिकॉर्ड करना होता है। हमें उस सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है, तो हम ये प्रोसेस अब सीखेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट आर टू आर मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल दूं कि हम फर्नीचर के लिए वुड डालते हैं, यानी कि वुड को इन प्रोसेस डालते हैं, तो आगे से हम बेड बना रहे होते हैं, हमारा एम बेड बनाना है या चेयर्स बनाना है, तो थर्ड प्रोडक्ट वो जो हमारा बार्क है या वो जो डस्टिंग मार्क होती है वो निकल आती है, तो वो एक थर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो हम इंटेंशनली नहीं बना रहे होते। ईच हैविंग सफिशिएंटली हाई सेलेबल वैल्यू, हर एक की हाई, ये दोनों, इन दोनों को हम ये कंसिडर करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट को कि इनकी हाई सेलेबल वैल्यू है और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट जो थर्ड प्रोडक्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने बनाना नहीं चाह रहे थे, हम इंटेंशनली बन गई है। जॉइंट प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूल रिफाइनिंग, जैसे ऑयल रिफाइनिंग, द ऑयल रिफाइनिंग होती है प्रोसेस पेट्रोल या पैराफिन वगैरह बनाते हुए जो प्रोसेस हम करते हैं। पेट्रोल एंड पैराफिन हैव सिमिलर सेल वैल्यू एंड देयर फॉर इक्वली इम्पोर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये हम अपनी इंटेंशन से बना रहे हैं, हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट जो अनइंटेंशनली निकल आती है, इनके हम बनाना नहीं चाह रहे होते। बाय प्रोडक्ट आर आउटपुट सम वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली। इंसिडेंटली मतलब इंसिडेंटल प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट के अनइंटेंशनली वो बन जाती है। सॉ डस्ट एंड बार्क, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, सॉ डस्ट एंड बार्क हैव रिलेटिवली लो सेल वैल्यू, उनकी कम सेल वैल्यू है। जैसे टिम्बर की लकड़ी है या टिम्बर से हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो वो सॉ डस्ट या बार्क हमारा निकल आता है, तो जो लकड़ी की वैल्यू है वो ज्यादा है, जो उसका बार्क है उसकी कम वैल्यू होगी। इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, डिफरेंस हमने करना होता है। जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ एक साथ लगाया जाता है। मैंने जैसे भी बताया कि हम एक प्रोसेस के अंदर सारी चीजें बराबर डालते हैं। बराबर डालते हुए जब हमारा ये प्रोसेस होगा तो उससे आगे जब सेपरेशन पॉइंट आएगा, ये हमारे पास ए प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, तो इसमें लेबर और ओवरहेड कितने लगे, इसमें लेबर और ओवरहेड कितने लगे, हर एक के अपने अपने। अब अपने अपने क्यों रिकॉर्ड करने हैं? क्योंकि लेट से फॉर एग्जांपल हम अगर हाँ, हम इस चीज की एग्जांपल लेते हैं कि हम क्लॉथ्स भी बना रहे हैं और शूज भी बना रहे हैं, ठीक है, और शूज हमारे कौन से वाले शूज हैं जो बेसिकली कपड़े से बनते हैं, तो हम एक ही बार कपड़ा डाल रहे हैं क्लॉथ के लिए भी और शूज के लिए भी। तो अगर हमारी कॉस्ट जब आएगी तो हम इनकी कॉस्ट को सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें पता चल सके हमें कपड़ों में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बाद में जब बेचेंगे, या कपड़ों पे ज्यादा खर्चा आ रहा है या शूज बनाने पे ज्यादा खर्चा आ रहा है। अपनी अपनी कॉस्ट एज पर प्रोडक्ट हमें रिकॉर्ड करनी होती है। हाँ, एज पर प्रोडक्ट हमें अपनी अपनी कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना होता है।
जॉइंट प्रोसेसेस कॉस्ट अकर बिफोर द स्प्लिट पॉइंट और स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट से स्प्लिट ऑफ, अभी ऊपर पीछे हमने बात की ना कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट से वो प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएंगी, उन दोनों के प्रोसेस में आगे जो कॉस्ट गई होगी वो डेफिनेटली सेपरेट हमने करनी है, किसमें कितनी गई। देर आर सम टाइम कॉल्ड प्री सेपरेशन कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट, मतलब वो प्री सेपरेशन और कॉमन कॉस्ट है। द जॉइंट कॉस्ट नीड टू बी अपॉर्शन बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एट द split point to obtain the cost of each of the products in order to the value क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर उनकी हम कॉस्ट लेके जाते हैं, उनकी वैल्यू को हम ट्रीट करते हैं। द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिकली यहाँ पे भी हमने अपॉर्शनमेंट करनी होती है, जो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ के आए। अपॉर्शनमेंट क्यों करनी होती है, क्योंकि देखो वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि अपॉर्शनमेंट किस चीज के लिए होती है। अपॉर्शनमेंट होती है जॉइंट कॉस्ट के लिए। जैसे वहां पे हमारे पास रेंट होता था, तो रेंट को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में, असेंबली में, फिनिशिंग में, मेंटेनेंस में देखते थे कितना कितना हिस्सा जा रहा है। क्योंकि रेंट को ओवरऑल 50,000 अगर पूरी बिल्डिंग का है, तो उसमें से इसका किसका कितना हिस्सा बनता है, इसका कितना, सेम उसी तरह करेंगे। बट इसके लिए हमारे पास ये बेसिस होंगी। वहां पे बेसिस हमें क्या होती थी, वहां पे बेस हम लेते थे फ्लोर एरिया एरिया या कुछ और बेसिस लेते थे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सेल वैल्यू होगी प्रोडक्शन की, या प्रोडक्शन यूनिट्स वैल्यू हो सकती है, या नेट रिलीजेबल वैल्यू हो सकती है। इन तीनों वैल्यूज की बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब इन तीनों की बेसिस के ऊपर हम कोई भी बेसिस पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट दी गई है। यहाँ पे उसने बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द सीजीएस एंड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है ए और बी के लिए। बट वो कह रहा है जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन हमने करनी है मार्केट वैल्यू की बेस पे, या फिर अपॉर्शन बाय प्रोडक्शन यूनिट। या तो हमें मार्केट मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है सेल्स वैल्यू। मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है सेल्स वैल्यू। और सेल्स वैल्यू कैसे आती है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट, इस तरह सेल वैल्यू आती है। और दूसरी वैल्यू यूनिट्स की बेस पे है, तो यूनिट्स की बेस पे हम कर लेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि पीरियड के लिए कॉस्ट दी गई है, डायरेक्ट मटीरियल 10,000 का है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 5,000 दी गई है, ओवरहेड 3,000 के दिए गए हैं, टोटल कॉस्ट आपकी दी गई है 18,000। वो 18 ही बनती है सबको मिला के। ओवरऑल वो कह रहा है कि प्रोसेस प्रोसेस प्रोड्यूस जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें दी गई है 18,000 टोटल। यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना बना है, ए के यूनिट बने हैं 2,000 और बी के बने हैं 8,000। दोनों के अपने अपने यूनिट्स भी दिए गए हैं और पर यूनिट प्राइस भी दी गई है। प्राइस क्यों दी गई है, सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा जी, तो हमें इसकी सेल वैल्यू के लिए अपॉर्शनमेंट करनी है। तो अपॉर्शनमेंट के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कि क्या फॉर्मूला यूज होता है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट इज इक्वल टू, जैसे हमने वहां पे डिपार्टमेंट कॉस्ट पढ़ा था, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, टोटल तो जॉइंट कॉस्ट होगी, सॉरी, प्रोडक्ट की बेस हम लेंगे। यहाँ पे अपॉर्शनमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे वहां पे करते थे अपॉर्शनमेंट। प्रोडक्ट बेस यानी कि कौन सी आप बेस ले रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट। तो पहली बेस हमारी क्या है, पहली बेस हमारी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कहते हैं सेल्स वैल्यू को। तो पहले हम सेल्स वैल्यू ऑफ ए और सेल्स वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की सेल्स वैल्यू की कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 2,000 और मल्टीप्लाई बाय 5,000 हम कर 5 कर लेंगे। 2,000 इंटू 5। और बी की सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 2,000 2,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 इसकी सेल्स वैल्यू है। और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 20,000। ये आपकी आ रही है 20,000। ये इनकी आ गई, ये अपनी अपनी इनकी वैल्यू आ गई। अगर इसको टोटल हम करेंगे तो टोटल ये बनता है 30,000। टोटल वैल्यू बनती है सेल मार्केट वैल्यू 20,000।
अब हम 30,000 सॉरी, अब हमने करनी है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट ऑफ ए, पहले ए की कर लेते हैं। ए की बेस कितनी है 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, इसकी टोटल बेस है, दोनों की टोटल बेस है। मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट को करना है। टोटल कॉस्ट कितनी है 18,000। 18,000 में से हमने देखना है कि कितनी बचती है। 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 8,000, तो ये बन जाएगी इसकी 266.6667 ए की। फिर अपॉर्शनमेंट ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 20,000, सेल्स वैल्यू ये वाली 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये टोटल मैंने किया हुआ है इन दोनों का सम। 30,000 टोटल बेस है और तो जॉइंट कॉस्ट कितनी है 18,000। 18,000 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर वाली आई थिंक तो गलत कैलकुलेट हुई है। 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये 6,000 आती है। 6,000, फिर ये आती है 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये आती है 12,000। और अगर हम लोग आंसर देखें 12 प्लस 6 तो 18,000 बराबर ही हमने उन दोनों को अपॉर्शन किया है। अगर हमको इनको पर यूनिट के अंदर करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, टोटल कॉस्ट जो कि अपॉर्शन हुई है, टोटल अपॉर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसकी अपॉर्शन हुई है 6,000, तो 6,000 डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 2,000, तो ये आ जाएगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए। ए और बी का एक एक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एक एक की सेल वैल्यू में से एक एक की कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे, तो हमारी जो सेल माइनस कॉस्ट होती है इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं सेल वैल्यू पर यूनिट के अंदर निकाल दूंगी माइनस कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, सेल वैल्यू पर यूनिट के अंदर दी हुई है ना हमें क्वेश्चन के अंदर, माइनस कॉस्ट पर यूनिट निकाल दूंगी तो खुद बहुत आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 पर यूनिट ए का। और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी, बी की कितनी आई थी 12,000। 12,000 जो अपॉर्चनमेंट के बाद आएगी डिवाइडेड बाई इसकी यूनिट कितने 8,000, तो इसकी आ जाएगी 4 पर यूनिट। 4 पर यूनिट। तो अगर हम लोगों ने प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल तो हमने कैलकुलेट कर दी ना। प्रॉफिट ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा, सेल वैल्यू इसकी है 5, ये दी हुई है, ये सेल वैल्यू दी हुई है। 5 - 3 इज इक्वल टू 2 पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए। और अगर मैंने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑफ बी, तो प्रॉफिट ऑफ बी के लिए उसकी सेल वैल्यू क्या है 2.5, 2.5 माइनस कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 4, तो ये हमारी माइनस में आ रही है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा है आपका 1.5 का, 1.5 लॉस आ रहा है। दूसरी हमारी बेसिस की यूनिट्स की बेस, यूनिट्स की बेस पे भी हम इसको अपॉर्शन करके देख लेते हैं। ये हमारी मार्केट वैल्यू की बेस पे अपॉर्शन करना था और अपॉर्शन करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। दूसरी बेस हमारी है यूनिट की बेस पे, तो यूनिट की बेस पे करने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल बेस हमने कैलकुलेट करनी है अपॉर्शनमेंट ऑफ ए, अपॉर्शनमेंट ऑफ ए, अपॉर्शनमेंट ऑफ बी। एक यूनिट्स बेस है ना, तो अब हमने ये यूनिट्स बेस लेने। एक यूनिट है 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 10,000 है। टोटल मुझे कैसे पता चला 10,000, टोटल हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट कितनी है 18,000, टोटल कॉस्ट जॉइंट किया है ना 18,000, वो हमने लिख दी। बी के लिए यूनिट्स कितने हैं 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये आ जाएगी 3,600। और इधर आ जाएगी 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000।
ये आपकी आ जाएगी 14,400। और 14,400 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वापस 18,000 ही आ जाता है। आगे आपने अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप इस कॉस्ट को इसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, इस कॉस्ट को इसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, अगर आपको चाहिए प्रॉफिट के लिए सेल्स वैल्यू में से वो कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दोगे। तो इस तरह हमने जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी होती। आगे वो कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये जो बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। द कॉस्ट इनकर टू द प्रोसेस आर शेयर्ड बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स अलोन। जो कॉस्ट आती है उसको तो हम शेयर कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर ए और बी जॉइंट थी उसके अंदर हम उनको शेयर कर देते हैं। बाय प्रोडक्ट डू नॉट पिक अप शेयर, उन कॉस्ट का शेयर बाय प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाता। मतलब नॉर्मल लॉस जैसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट हम बनाना तो नहीं चाह रहे थे ना, वो तो गलती से बन गई है, वो तो हमारी इंटेंशन के बगैर बनी है, तो उसकी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है। सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है वो हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ट्रीट करनी है। उसको हमने देखना है कि कितनी हमारी आ रही है, और उसको हमने कॉस्ट में से रिड्यूस कर देना है, इनकम नहीं लिखना। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरी आ रही है 50,000 की, तो उसकी सेल वैल्यू, मतलब वो जैसे मैंने कहा कि बार हमारे पास लकड़ी का निकला है तो उसको थोड़े पैसों में तो हम बेच सकते हैं। अगर मैंने वो 1,000 में बेचा है तो ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट में से मैंने उसको लेस कर दिया तो 49,000 प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। या तो आप ये करो, इफ द बाय प्रोडक्ट हैज नाउन वैल्यू, अगर उसकी नाउन वैल्यू है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के टाइम पे, तो आप फर्दर देखो कि वैल्यू उसके बाद प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको भी हम प्रोडक्ट में की कॉस्ट में से रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में से डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं, या प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल में से, या प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट में से। जैसे यहाँ पे उसमें हमें दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ए, बी और सी दिया हुआ। अच्छा, ए बी और सी, अभी देखो पीछे हमने सवाल किया था इसी तरह ही हमने अपॉर्शन की थी, इसमें 3600 जा रही थी, इसमें 14,000 यूनिट्स की बेस पे। अब वो हमें क्या कह रहा है कि हाउ आर द जॉइंट कॉस्ट 18,000 अपॉर्शन बाय व्हेन द बाय प्रोडक्ट, व्हेन द बाय प्रोडक्ट सी इज प्रोड्यूस। अगर सी प्रोड्यूस होती है तो हम कैसे करेंगे। इनकम फ्रॉम बाय, हम उसको इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट में से माइनस कर दें, मतलब इनकम जो बाय प्रोडक्ट आ रही है, इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस करना ना, ऊपर अभी हमने पढ़ा। इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट की इनकम कितनी है, बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स हमारे पास सी भी बनी है, तो सी कितनी है, सी की वो कह रहा है कि वैल्यू कितनी है 0.5 पर यूनिट। तो सी के यूनिट्स कितने बने हैं, 2,000 यूनिट्स। ये 2,000 यूनिट्स है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी 2.5, 0.20 है। और सेल से पहले मतलब अगर तो सी को हम देखें प्रोसेसिंग तक जो पड़ी है वो हमें 0.5 पड़ी है। तो इनकम जो इसकी आ रही है ये उसकी सेल वैल्यू है, ये बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है। इसको हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर बनने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, 0.2 लग रही है ना, उसको माइनस करेंगे और टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके टोटल यूनिट्स हैं 2,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये आ जाएगा 600, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जॉइंट कॉस्ट अगर आप लोग देखो, हमने कहा था कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि सब पे लगी है, ये जो 18,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें ए बी और सी तीनों बनेंगे। तो इस 18,000 को माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे, इसकी सेल वैल्यू जो 600 रुपये है, तो पीछे जो कॉस्ट आ रही होगी 17,400, उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में ए और बी में उसी तरह से डिवाइड कर देंगे, जो भी उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जिस तरह से भी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे या सेल वैल्यू की बेस पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको पहले ही निकाल देंगे, बाय प्रोडक्ट को हमने पहले ही सेपरेट कर देंगे। आगे इलस्ट्रेशन दी है उसको आप देख लें।
इसी तरह प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है। प्रोसेस अकाउंट हमने बनाना होता है फॉर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट के लिए जब प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो बाकी सारी चीजें उसी तरह बनती हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसी तरह ही हमें लेके जानी होती है। सिंपल हाली एक कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मतलब जो वैल्यू हमने करनी होती है वो कह रहा है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन वैल्यू इन कैलकुलेटिंग अ कॉस्ट फॉर बाय प्रोडक्ट। मतलब कोई इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दी गई ना कि जो कॉस्ट है बाय प्रोडक्ट की वो कितनी होगी, कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी वो करेंगे, वो क्योंकि उसका हमें पता नहीं होता, वो अनइंटेंशनली बनती है। The accounting treatment of byproduct similar treatment from the of the normal loss। मतलब उसको नॉर्मल लॉस की तरह हम ट्रीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पी अकाउंट बनाते हैं ना, तो इधर बाय प्रोडक्ट इसको हम लिख देते हैं इधर नॉर्मल लॉस, क्योंकि हमें यूनिट्स को कॉलम इक्वल करना होता है, और वैसे भी वो लॉस ही होता है, वो हमारी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट नहीं होती। द बाय प्रोडक्ट इनकम कुड बी ट्रीटेड एज एडिशनल इनकम। उसको एडिशनल इनकम ट्रीट करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा वो लॉस था जो यूनिट आया, वो उनकी जो सेल वैल्यू आई है उस सेल वैल्यू को उनके स्क्रैप वैल्यू को इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। हाउ एवर इट मोर यूजुअल टू डिडक्ट बाय प्रोडक्ट इनकम फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब नॉर्मली हम उसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देते हैं। बस उस बात उसके ऊपर जो इनकम वैल्यू आ रही होती है उस इनकम वैल्यू को हम ये भी कर सकते हैं, और हम उस इनकम वैल्यू को इनकम स्टेटमेंट में भी लेके जा सकते हैं एज एन अदर इनकम। द बाय प्रोडक्ट इनकम इज देयरफॉर क्रेडिटेड। जो बाय प्रोडक्ट की इनकम है वो क्रेडिट होगी प्रोसेस अकाउंट के अंदर, एंड डेबिट बाय प्रोडक्ट अकाउंट। अगर एक एक प्रोडक्ट ए है, ए के अकाउंट में तो वो डेबिट होनी चाहिए, क्योंकि ए की वजह मतलब ए का वो प्रोडक्ट का अकाउंट उसकी कॉस्ट कम हो रही है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कैश आ रहा है, यानी कि सेल वैल्यू हमें मिल रही है ना, तो वो प्रोडक्ट के अकाउंट में डेबिट होगी। बट प्रोसेस अकाउंट इधर वो कह रहा है कि क्रेडिट टू द प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में इसलिए क्रेडिट होगी क्योंकि उसकी वजह से देखो जो हमारा लॉस हुआ हुआ था वो डेबिट हुआ हुआ था। ठीक है, डेबिट किस वजह से हुआ हुआ था, ये हमारी जो बाय प्रोडक्ट बाय मतलब प्रोसेस अकाउंट हमारा, सॉरी प्रोसेस अकाउंट की वजह से लॉस डेबिट हुआ हुआ था ना, प्रोसेस अकाउंट कम हुआ। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट हमारा बढ़ेगा क्योंकि उसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट की बाय प्रोडक्ट है उसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू आ रही है। तो क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय प्रोडक्ट इनकम। बाय प्रोडक्ट इनकम क्योंकि वो जो अकाउंट था हमारा वो इंक्रीज हुआ है। टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट यूनिट इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर इक्विवेलेंट यूनिट जो बाय प्रोडक्ट है वो आर जीरो, क्योंकि बाय प्रोडक्ट के अंदर तो वो हम जीरो ही करते हैं ना, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट उसके तो नहीं होते। बाय प्रोडक्ट का हमें थोड़ी पता होता है कि वो कितने बनेंगे, कितने परसेंट, तो उसको हमने यही ट्रीट करना होता है। व्हेन बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज कैलकुलेटेड। अगर आप बाय प्रोडक्ट बनाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट आप इस तरह से कैलकुलेट। बाकी टी अकाउंट उसी तरह ही ऑलमोस्ट बनता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी। मटेरियल कॉस्ट वही वाला फॉर्मूला जिस तरह मटेरियल कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। सिंपल क्या करना है, जैसे देखो अगर मटेरियल की कॉस्ट 4100 का हमने मटेरियल लगाया, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की $10 है, माइनस वो कर देंगे जैसे भी ऊपर हमने इसकी 600 वैल्यू निकाली, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं वो कर लेंगे। बाकी वही है, सिर्फ ये वाली बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हम पहले ही माइनस कर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो उसको हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करने का मेथड पढ़ा है। ओके, अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था नॉर्मल लॉस तक। प्रोसेस अकाउंट हम पढ़ रहे थे, प्रोसेस अकाउंट के लिए हमने नॉर्मल लॉस की डिस्कशन की थी। तो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं आगे प्रोसेस अकाउंट विद abnormal लॉस एंड abnormal गेन। तो abnormal लॉस और abnormal गेन के लिए हमने एंट्रीज भी देखनी है, और हमने ये भी देखना है कि उसके लिए हमने कैसे कैसे अकाउंट्स बनाने हैं। पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि abnormal लॉस और abnormal गेन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि abnormal लॉस और abnormal गेन में क्या फर्क होता है। एबनॉर्मल लॉस, मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज डिस्कस की थी कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये नहीं है कि
सॉरी, गेन का मैंने बताया था। अब नॉर्मल लॉस का मतलब यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस। मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं, इफ एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस। ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस, अगर आपका लॉस जो एक्चुअल लॉस आया है वो ग्रेटर है, यानी कि ज्यादा है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी। रूटीन में जो आपका लॉस होता था उससे आपका लॉस ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स वो आपका अब नॉर्मल लॉस है। ठीक है। नॉर्मल लॉस तो हम लोग, हमें पता होता है, रोज हम काम करते हैं, तो नॉर्मली कितना होगा। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड लॉस इन द प्रोसेस। नॉर्मल गेन भी अगर होता है तो वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमने आज प्रोसेस ठीक किया है, हमने उसमें मटेरियल जाया नहीं होने दिया, तो हाँ ठीक है, हमारा इतने यूनिट्स बन जाएंगे। इफ नो, इफ द लॉस आर गेन इज अ प्रोसेस, इन अ प्रोसेस इज डिफरेंट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लॉस आर गेन। मतलब हमें अगर प्रोसेस अकाउंट के अंदर देखना हो कि लॉस या गेन आ रहा है, और लॉस या गेन आ रहा होगा, तो जाहिर है उस उन दोनों को प्रोसेस अकाउंट के अंदर डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है। देन वी हैव एन abnormal लॉस एंड abnormal गेन इन द प्रोसेस। जाहिर है फिर अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके से आता है तो उसको हमने abnormal लॉस और abnormal गेन में लिखना है। The cost of abnormal losses or gain are absorbed into a cost goods output but are shown in the losses and gain process account। ये चीज याद रखनी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि यहाँ पे जो इन abnormal losses को और अब नॉर्मल गेन को, जो कॉस्ट पर यूनिट चार्ज होती है, जो कॉस्ट पर यूनिट चार्ज होती है वो कौन सी होती है, जो नॉर्मल आउटपुट को होती है। जो नॉर्मल आउटपुट, यानी कि जब मैंने कॉलम, जैसे मैंने टी अकाउंट बनाया था, तो जो फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट पर यूनिट में मल्टीप्लाई करी थी वही इनको चार्ज होती है। अब एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है कि वो वाली कॉस्ट हम इनको क्यों चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे होते हैं और जब हम मटेरियल के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ये चीज हमें नहीं पता होती कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होता है वो हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाएगा। जाहिर है वो हमें पता थोड़ी होता है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से या तो एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाता है या एक्चुअल लॉस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो गेन हो जाता है, तो वो हमें पता नहीं होता। तो जिस चीज का पता नहीं होता उसके लिए तो हम रिकॉर्ड जब करेंगे, कॉस्टिंग जब करेंगे, उसको तो हमने पहले ही अपने अकाउंट में किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, नॉर्मल आउटपुट पे, यानी कि हमें तो नहीं पता था ना, तो इसलिए हम उनको नॉर्मल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। बट उनको रिकॉर्ड, उनकी जो अपनी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट यानी कि उसको हम अपने ही प्रोसेस अकाउंट में ही करते हैं। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन यूनिट्स आर वैल्यूड एट द सेम कॉस्ट। मैंने पहले बता दिया कि जो कि कॉस्ट ऑफ आउटपुट है उसी के ऊपर हम इसको चार्ज करेंगे, जो नॉर्मल यूनिट्स को चार्ज होती है उसी की बेस पे हम इनका टी अकाउंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस वन से ये सारा डाटा रिलेट कर रहा है। मटेरियल इनपुट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट दी हुई है, 8,000 लेबर कॉस्ट दी गई है, इनपुट 10,000 का है, सॉरी 1,000 का है, और उसकी कॉस्ट 10,000 है। इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट 10 पर यूनिट है, 10 पर यूनिट, तभी ये 1,000 इक्वल टू 10,000 आया है, क्योंकि 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 है। अच्छा, ये लेबर और ओवरहेड, कभी कभी इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि मटेरियल को निकालने के बाद लेबर और ओवरहेड जो होते हैं उनकी कॉस्ट होती है। एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के आगे जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उस प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। नॉर्मल लॉस 4% है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है स्क्रैप वैल्यू आपकी 12 पर यूनिट है ना, एक्चुअल आउटपुट 944 है। अब देखो, हम 4% लॉस निकालेंगे तो देखेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना बनता है, जबकि एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ और आ रहा होगा, इन्होंने एक्चुअल आउटपुट कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस वन। प्रोसेस 1 के लिए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट्स, हमने प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट करना है। अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, लॉस अकाउंट बनाना है और स्क्रैप अकाउंट बनाना है। अच्छा, तो हम पहले प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो हम टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट हमने बनाना है। तो
एक मिनट। अच्छा, टी अकाउंट हमने बनाना है। टी अकाउंट यानी कि जो प्रोसेस अकाउंट होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस अकाउंट। ये हमारी इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट साइड है। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लेजर अकाउंट बनता है वो यूनिट्स और वैल्यू में बनता है, और ये यूनिट्स और वैल्यू में बनता है। अच्छा। हम्म, अच्छा, यूनिट और वैल्यू में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल इनपुट आ जाएगा। मटेरियल इनपुट की वैल्यू यूनिट्स के अंदर 1000 आ जाएगा। 1000 यहाँ पे लिखना है। और कॉस्ट के अंदर 10,000 आ जाएगा। अच्छा, फिर लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट के अंदर आ जाएगा 8000 वैल्यू के कॉलम में। फिर ओवरहेड्स, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आ जाएंगे 6000 के। ये मैंने यहाँ पे 6000 लिख दिया। अच्छा, 10 और 8 18 प्लस 6 24,000। 24,000 और ये 1000। ये 1000 आ गया। अच्छा, हमने फिनिश गुड्स लिखनी है। फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड तो हमने नहीं लिख सकते क्योंकि उसने एक्चुअल आउटपुट हमें बताया हुआ है 944 का। 944 का, इसका मतलब यह है कि 944 यूनिट बन रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 4% का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 नॉर्मल लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस इज 4%, तो 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 40। 1000 का 4% आया 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिख दिया। मैं इसको क्रेडिट क्यों कर रही हूँ वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम क्यों क्रेडिट करेंगे। अच्छा, 944 प्लस 40, ये अभी भी पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाल लेते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना बनना चाहिए था। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट यूनिट्स कितने हैं? 1000। 1000 में से 40 यूनिट्स गए। 1000 माइनस 40, तो 960 आ गया। अच्छा, 960 यूनिट बनने चाहिए थे एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंग, जबकि बने यूनिट 944। इसका मतलब है 960 माइनस 944, 16 यूनिट्स मजीद गायब हैं, तो वो हमारा एब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। एब नॉर्मल लॉस 16 यूनिट्स। तो क्योंकि लॉस हो या एब नॉर्मल लॉस हो, हमारे पास जर्नल एंट्री उसकी क्या पास होती है? जर्नल एंट्री यही होती है ना कि लॉस होता है तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। मैंने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया। क्यों? वो एक्सपेंस था, वो इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या होगा? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट इन्वेंट्री का अकाउंट है, वो हमारा कम हुआ। वो इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, तो ये हमने क्रेडिट कर लिया। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो लेजर का रूल ये होता है कि जब आप पोस्टिंग करते हो तो हम प्रोसेस अकाउंट की का ही अकाउंट बना रहे हैं, बट अपोजिट रीजन लिखते हैं। प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट के ऑपोजिट मैंने अब नॉर्मल लॉस लिखना है, तो वो मैंने 1000 यूनिट्स पूरे कर लिए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए वैल्यू। इसने नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो दे दी है। नॉर्मल लॉस तो 40 इंटू 12 हम कर लेंगे। 40 इंटू 12 ये आ जाएगा 480। ये तो अपनी जगह आ गया। हमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और इस जो कॉस्ट पर यूनिट इसके लिए आएगी वही हम इसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन का हमें पहले आइडिया नहीं होता, तो जो कॉस्ट आती है उसको हम ऐसे ही चार्ज करते हैं। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इनपुट यूनिट्स, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट यूनिट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉट एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्योंकि हम ये कॉस्ट पहले रिकॉर्ड करें, हमें नहीं पता कि एक्चुअल आउटपुट कितना है। बेशक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग हमें नहीं पता। प्रोसेस जब शुरू करते हैं उसके उस टाइम हमें तो नहीं पता ना।
तो वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है 24,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी है 480। ये 40 यूनिट थे और 40 के ऊपर एक यूनिट की वैल्यू 12 थी। डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने ये निकाला हुआ है 960। तो 24,000 माइनस 480, 23,520 डिवाइडेड बाय 960, 24.5 आ जाएगा 24.5। तो इन 944 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 24.5 से, मल्टीप्लाई बाय 944, तो ये आ जाएगा आपका 23,128 आ जाएगा। फिर हमें 16 यूनिट्स को भी इससे मल्टीप्लाई करना है 24.5 से, 16 मल्टीप्लाई बाय 24.5, तो ये आ जाएगा 392। 392, अब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। 392 प्लस 480 प्लस 23,128, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 24,000। ये हमने यूनिट्स को कर दिया यूनिट्स के इक्वल और वैल्यू को कर दिया हमने वैल्यू के इक्वल, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट का रूल होता है कि यूनिट्स शुड बी इक्वल टू यूनिट्स एंड वैल्यू शुड बी इक्वल टू वैल्यू। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना होता है। अच्छा, अब हमने बनाना है प्रोसेस अकाउंट, तो हमने बना लिया। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का अकाउंट, ये अमाउंट्स याद रखनी है कि अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस की अमाउंट थी 480, अब नॉर्मल लॉस की थी 392, अब नॉर्मल लॉस की थी 392। अच्छा, तो अब हम इसको इरेज करते हैं, तो फिर हम जगह बना के अकाउंट्स बना लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट और अब नॉर्मल गेन का अकाउंट यहाँ पे हमने बनाना है। अब नॉर्मल गेन बन रहा है अकाउंट, गेन तो इसमें हमें हुआ ही नहीं, इस केस में तो हमें लॉस हुआ, तो हम सिर्फ अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अब पहले ना हम एंट्रीज कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? एंट्री अभी हमने पढ़ी कि नॉर्मल जो इसकी एंट्री होती है वो क्या होती है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज योर एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा? प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट है जिसमें यूनिट्स बन रहे हैं, तो यूनिट्स कम हुए तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक एंट्री पास हुई एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड। अब एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड ये हमने एंट्री पास की है, तो जाहिर है हमें क्या करना है, इस इस एंट्री को हमने क्लोज भी तो करना है ना। ये एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट भी तो हमने कहीं लेके जाना है कि एबनॉर्मल लॉस का हमारे पास इफेक्ट किधर जाएगा, मतलब एबनॉर्मल लॉस को हम बाद में किधर लेके जाते हैं। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी होती है, तो स्क्रैप वैल्यू को भी हमें ट्रीट करना होता है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री तो हमने ये पास की। अगर स्क्रैप वैल्यू होगी इसकी, स्क्रैप वैल्यू होगी एबनॉर्मल की, अभी बात कर रहे हैं, नॉर्मल का अकाउंट भी हमने बनाना था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू होगी तो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो वो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश की वजह से हमारी इनकम स्टेटमेंट बढ़ रही है, मतलब हमारा वो इनकम इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू की वजह से। तो इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देंगे, वो इंक्रीज हुई है इस इतने पैसों से। अच्छा, क्रेडिट किसको करेंगे? जिस रीजन की वजह से हुई क्रेडिट, क्या हुआ? अब नॉर्मल लॉस कम हो रहा है ना, जब अब नॉर्मल लॉस बढ़ा था तो डेबिट हुआ था। अब नॉर्मल लॉस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे पास स्क्रैप वैल्यूज की जगह आ रही है, यानी कि पैसे कुछ ना कुछ आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बना रही हूँ एबनॉर्मल लॉस का, तो पहले आप देखो कि पहले यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? प्रोसेस अकाउंट की वजह से, प्रोसेस अकाउंट की वजह से। और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमारी कितनी थी? 392 थी आई गेस। 16 को हमने मल्टीप्लाई किया था 24.5 के साथ, तो 3
92 वैल्यू थी, तो ये 392 आ गया। तो हमने दोनों साइड अकाउंट को इक्वल करना, यूनिट्स और, एक मिनट, हमने यूनिट्स और इस अकाउंट को इक्वल करना। तो हमारे पास कितना था, अच्छा ये यूनिट्स कितने थे, 16 यूनिट्स, तो इधर आ गया 16 यूनिट्स और वैल्यू आ गई 392 की। अब दूसरी साइड अगर हम लोग देखें तो अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। इनकम स्टेटमेंट हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे अपोजिट रीजन, और कितनी अमाउंट से, 392 से, 16 यूनिट्स थे, 16 यूनिट्स से 392। ये हमारा अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह नॉर्मल लॉस का शायद हमने अकाउंट नहीं बनाया था, नॉर्मल लॉस की इसी तरह ही हम एंट्री करते हैं। नॉर्मल लॉस की वजह से भी स्क्रैप वैल्यू होती है, तो डेबिट हम इसको करते हैं, मतलब इसको हम, अब नॉर्मल लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस पे आ रहा होता है। तो हम उसमें लेके जाते हैं, जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री तो पहली एंट्री तो यही होगी ना, नॉर्मल लॉस डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। तो ये हमने नॉर्मल लॉस को डेबिट किया, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट किया। अब नॉर्मल लॉस की वजह से अगर स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू की वजह से हमारे पास बैंक या कैश आएगा, यानी कि कैश हमारा वो वाला एसेट बढ़ा, कैश आया तो एसेट यानी कि इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, नॉर्मल लॉस एक्सपेंस को। नॉर्मल लॉस एक्सपेंस को मैंने क्यों क्रेडिट किया, उसकी रीजन ये है कि नॉर्मल लॉस हमारा एक्सपेंस कम हुआ है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू उसकी जगह आ गई है। तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट हम जब बनाएंगे तो पहले में नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है प्रोसेस अकाउंट की वजह से। प्रोसेस अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया, कितने से, अभी जैसे पीछे हमारे 40 यूनिट्स थे और उनकी वैल्यू थी कितनी, 480। तो 40, 480, 40, 480। तो इधर स्क्रैप वैल्यू, हमारे पास स्क्रैप वैल्यू जब थी, नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से। तो बैंक, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, और यूनिट्स कितने थे, 40, और इसके ऊपर वैल्यू कितनी थी, 480 की। ये 480 हमारा ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आप नॉर्मल गेम का भी करेंगे, तो ये हम आगे चल के करेंगे जब नॉर्मल गेम का केस आएगा। अच्छा सच, ऊपर वो भी ये भी था ना, मैंने बताया स्क्रैप वैल्यू का अकाउंट भी हमने बनाना था। तो स्क्रैप वैल्यू ज़रा दोनों की किसकी वजह से आई थी, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की वजह से आई थी। तो स्क्रैप वैल्यू हमारी दोनों मर्तबा डेबिट ही हुई, उसकी वजह ये थी कि स्क्रैप वैल्यू हमारी इनकम है, ठीक है, वैल्यू हमारी इनकम है। तो कैश यानी कि आया, तो ये हमारी स्क्रैप वैल्यू आई किसकी वजह से आई, एक तो नॉर्मल लॉस पे आई और एक अब नॉर्मल लॉस पे आई। तो अ, हमारे पास ये स्क्रैप वैल्यू आई। तो स्क्रैप वैल्यू के लिए जब हम स्क्रैप वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे, स्क्रैप वैल्यू का अकाउंट, तो स्क्रैप वैल्यू की ऑपोजिट रीजन क्या है, क्रेडिट। क्या क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो इधर आ रहा था नॉर्मल लॉस के अंदर आ रहा था 480, और इधर अब नॉर्मल लॉस के अंदर आ रहा था 392 आई गेस। कितने यूनिट्स थे, 16 इंटू 25.5, 92। तो हम इसको यूँ करेंगे, तो 80 प्लस 390, 872, और यहाँ पे हमने आउट को क्लोज करना है। बाय स्क्रैप का, बल्कि स्क्रैप का ये कौन था, तो हम बैलेंस लिख देते हैं, तो बैलेंस कैरी नाइन जो होगा वो 872, 872 से इस अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है, जो कि स्क्रैप वैल्यू का अकाउंट है। अब हमने आगे अब नॉर्मल गेन का रह गया, वो हम बनाएंगे जब अब नॉर्मल गेन का केस आएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि सजेस्ट अप्रोच ऑफ आंसरिंग नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस गेन क्वेश्चन।
अगर आपको क्वेश्चन आते हैं एबनॉर्मल लॉस का आंसर करने के लिए, एबनॉर्मल गेन का आंसर करने के लिए, या कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ करो। प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ करके इनपुट करो, यूनिट्स लिखो, वैल्यूज लिखो। हमेशा मैंने अपने हर स्टूडेंट को यही चीज बताई है कि आप इस तरह लिख के फॉर्मूलाज में नहीं करो, आप सीधा सीधा ये वाला अकाउंट ड्रॉ करो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, यहाँ पे यूनिट्स और वैल्यू लिखते जाओ, यूनिट्स और वैल्यू लिखते जाओ। जब आप ये अकाउंट आपको इक्वल करना आता है ना, तो आप खुद बहुत क्वेश्चन के आंसर करते हो। मतलब ये अकाउंट आपका बन जाता है ना, प्रोसेस अकाउंट। तो ये अकाउंट अगर आपका बना हुआ हो, मैं उधर आगे चल के हमारे पास दूसरे मेथड भी आएंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला से वर्किंग बताई हुई होती है, बट हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि उधर वर्किंग आपको फॉर्मूला से जैसे मर्जी बताई हुई हो, आप हमेशा इस टेबल पे रहो, इस प्रोसेस अकाउंट को बनाओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इंटर द इनपुट एंड वैल्यूज, इंटर द नॉर्मल लॉस, यूनिट्स एंड वैल्यूज। जाहिर है आपको पता होगा कि नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यूनिट्स कितने हैं, वैल्यू कितनी है। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हो कि प्रोसेस अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस को किस साइड पे ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल लॉस के अपने अकाउंट में क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है, जैसे अभी हमने किया। तो ये अगर आपने टी अकाउंट बनाए हुए होंगे तो बहुत बेटर रहता है। आउटपुट लिखो, इधर आउटपुट हमने सारा फिनिश गुड्स लिखेंगे, उनकी वैल्यू, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट पर यूनिट जाएगी, बैलेंसिंग यूनिट्स, बैलेंसिंग फिगर्स कितनी है, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालो। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट जैसे मैंने लिखवाया था, टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट यानी कि उनकी डॉलर में वैल्यू, तो वो कॉस्ट ही होती है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। मैंने इसको आपको भी लिखवाया कि एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। तो ये चीजें मैंने अभी पहले बताई, ये सारा कुछ करो। उसके बाद वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू की कितनी वैल्यू है, वो सब कुछ लिखने के बाद वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है, ये सारा अगर आप करेंगे ना, तो उस अकाउंट को प्रिपेयर करना आसान होता है, मतलब उस तरह से बताना आसान होता है। या आप एक अच्छी खासी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 दी हुई है इसको, उसके अंदर सब कुछ दिया गया है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस 1 से आपका 5 kg ट्रांसफर, 500 kg ट्रांसफर हुआ है, उसकी वैल्यू 750 है। मटेरियल जो ऐड हुआ है प्रोसेस 2 के अंदर, अगले प्रोसेस के अंदर और मटेरियल ऐड हुआ है 300 kg का, लेबर और ऐड हुआ है, ओवरहेड से 500 के लगे। अच्छा, 200 आवर्स लगे उसके ऊपर, इतनी कॉस्ट लगी। एक्चुअल आउटपुट 755 का आया है, जबकि इनपुट यूनिट कितना था, 5 kg, 500 kg ये वाला था, 500 kg ये बना था प्लस 300 ये, तो टोटल बना 800। 800 में से फिनिश गुड्स कितने आए, 755। तो ज़्यादा 755 आए, तो कुछ यूनिट्स हमारे ज़ाया हुए, लॉस्ट हुए, उनको आपने फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर है 755 अगर आप ज़ाया हुए हैं तो पीछे 800 में से कितने यूनिट्स रहते हैं, और प्रोसेस अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल लॉस एंड गेन अकाउंट बनाना है, उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू अकाउंट भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा, आगे हमारे है वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम मटेरियल इनपुट करते हैं। मटेरियल जब इनपुट किया जाता है, ठीक है, मटेरियल इनपुट जब किया जाता है, तो इनपुट के दौरान अगर मैं 100 kg डाल रही हूँ, तो वो सारा का सारा आउटपुट नहीं बनता। और हम ये कर भी क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर तो ये तो मस्ट है कि आपके कुछ यूनिट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हो इस साल की, तो कुछ यूनिट्स आपके वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाते होंगे। जब कुछ यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर रह गए हैं, यानी कि जैसे अब बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल, मतलब बिल्कुल रियल लाइफ की एग्जांपल हम यूँ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक अ, बहुत हमारा एक हम यूं कह देते हैं कि बुटीक का बिजनेस है, ठीक है, बुटीक का बिजनेस है। वहां पे हम क्या करते हैं, हम हमारा प्रोसेस चलता जाता है स्टिचिंग का, हम वो स्टिचिंग करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। सारा कुछ हम आउटलेट पे स्टिच करके लगाते हैं, यानी कि फैक्ट्री है हमारी, पूरी की पूरी फैक्ट्री, हम वहां पे कपड़े बनाते हैं। अब जब 2023 एंड होगा, जब 31 दिसंबर आया, तो 31 दिसंबर में हमारा लेट से फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो 31 दिसंबर को जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रही हूँ इस साल की, तो मैंने इस साल के
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मैंने देखना है कि मेरी इस साल की कॉस्ट कितनी आ रही है, इस साल की सेल्स कितनी हुई है, खर्चे कितने हुए। तो हो सकता है कि उस टाइम के ऊपर कुछ यूनिट्स यानी कि कुछ कपड़े ऐसे हों जो आधे कटे हुए हों, कुछ कपड़े ऐसे हों जो आधे स्टिच हो चुके हों, कुछ आधा काम उन पे रहता हो, कुछ ऐसे हों जो शायद स्टिच हो के मतलब बन गए बट प्रेस नहीं हुए, पैक नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि आधा खर्चा हम उन पे कर चुके हैं, कुछ परसेंट खर्चा कर। हो सकता है जो कपड़े मैं कह रही हूँ कि कंप्लीट हुए हुए बट उनके ऊपर प्रेसिंग रहती है और उनको पैक करना रहता है, तो उनके ऊपर हम ऑलमोस्ट सारा खर्चा कर चुके हैं, बस 10% का खर्चा हमारा रहता है। तो जो खर्चा रहता है जितना लग चुका है उसको तो मैं इसी साल की स्टेटमेंट में डालूंगी ना, क्योंकि वो तो इसी साल ही मैंने काम किया, इसी साल ही पैसे पे किए। तो वो जो वर्क इन प्रोग्रेस में यूनिट्स बचेंगे यानी कि जो अंडर प्रोसेस है उनके लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब ये होता है कि जितनी परसेंटेज से वर्क कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब देखो कि कितने यूनिट्स बनते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना काम हुआ है उतने। जैसे अगर 500 यूनिट है, 500 के ऊपर काम 50% हुआ है, तो वो हम अज्यूम करते हैं कि 250 यूनिट्स कंप्लीट है। मतलब 500 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में है लेकिन उसके ऊपर 50% काम हुआ है, तो हम 250 को कह देते हैं कि ये कंप्लीट है। तो उसके लिए हमें वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इक्वलेंट यूनिट बनाना है। At the end of accounting period may be some units that have entered production process but the process has not been completed। मैंने पहले बता दिया वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाएंगे जिस टाइम हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करें। If we assume that there is no opening work in progress, अगर कोई opening work in progress नहीं है तो output at the end of period will consist of the following। फिर आउटपुट दो तरह से आएगा, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो फिर हमारा कैसे आता है, एक तो फिनिश गुड्स की फॉर्म में और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में। फिनिश गुड्स की यानी कि बात सिर्फ ये है कि जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जब मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखती हूँ और यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स एक आधे यूनिट्स यहाँ पे आएंगे और आधे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगे। यानी कि अगर 1000 यूनिट का हमने इधर से इनपुट डाला है तो 800 यूनिट कंप्लीट पूरी की पूरी तरह जिनके ऊपर 100% कॉस्ट लग चुकी है, बट हमारे पास जो 200 यूनिट्स हैं उनके ऊपर जितने परसेंट कॉस्ट लगी वो हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट बिकम द ओपनिंग। जाहिर है अब जब इस प्रोसेस के अंदर अगर 50% उन पे काम हुआ है तो अगला प्रोसेस जब अगले साल यानी कि अगला प्रोसेस शुरू करेंगे यानी कि 1 जनवरी को हम नया प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर है जो 50% काम इन पे रह गया था वो 50 तो अगले साल की स्टेटमेंट में चला जाएगा और अगले साल ही कंप्लीट होगा यानी कि अगले प्रोसेस में ही कंप्लीट होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू एलोकेट अ फुल यूनिट कॉस्ट। मतलब अब अगर हमने इस साल इसका 50% काम किया और हम कॉस्ट इसको 100% चार्ज कर लेते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कॉस्ट हमने बहुत ज्यादा शो की हुई है, प्रॉफिट कम शो किया हुआ होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो अकाउंट्स के अंदर आपको कॉस्टिंग हर तरह से ठीक करनी होती है, क्योंकि आपको ओनर या आपके बॉसेस जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि ये क्यों गलत आ रहा है, जितनी कॉस्ट होती है आप उतनी ही रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरह से हमने पार्ट प्रोसेस मतलब जितने पार्ट प्रोसेस यूनिट्स होते हैं, हाफ कंप्लीट यूनिट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने उतनी उतनी कॉस्ट लिखनी होती है। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें क्या कहता है कि आप जितने परसेंट काम हुआ है उतने परसेंट काम के अकॉर्डिंग यूनिट्स कैलकुलेट कर लो। प्रोसेस कॉस्ट आर एलोकेटेड टू यूनिट्स प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इक्वल यूनिट की बेसिस पे हम उसको कॉस्ट देते हैं। द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट इज दैट पार्ट प्रोसेस यूनिट यानी कि जितने परसेंट आधा काम हुआ हुआ है उतने परसेंट की कॉस्ट चार्ज करो। तो और पोर्शन हम लेते हैं कि फुली कंप्लीटेड यूनिट का कितना पोर्शन है। फॉर एग्जांपल इफ 100 यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड हाफ थ्रू द प्रोडक्शन तो 50 फुली कंप्लीटेड होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या एग्जांपल दी थी, मैंने ये एग्जांपल दी थी ना कि हम लोग अगर लेट से ये कहते हैं कि 500 यूनिट्स हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में यानी कि पार्ट कंप्लीटेड है, उसके अंदर अगर 50% काम हुआ हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि 250 यूनिट्स बन चुके हैं, यानी कि उसको हम कंप्लीटेड करके फुली कंप्लीटेड करके कॉस्ट चार्ज करेंगे। बट जो 50 500 250 है उनको अगले प्रोसेस में करेंगे।
मतलब हम इक्वलेंट यूनिट कंसीडर कर लेंगे कि 250 है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोसेस वन एबीसी को फॉलोइंग इन द रेलिवेंट एंड द लेटेस्ट पीरियड। वो हमें ये बता रहा है कि ये रेलिवेंट और लेटेस्ट पीरियड से रिलेटेड ये है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाना है, छोटा सा प्रोसेस अकाउंट इसका बनेगा। तो पीरियड के अंदर पीरियड कॉस्ट हमारे पास दी है कितनी, 4448 800 यूनिट्स है, 600 फुली वर्क है, तो 270% कंप्लीट है। अभी ये सिर्फ सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट F2 के लेवल पे ये जनरल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता। वो आपको इधर बताता है मटेरियल कितने परसेंट होगा और कन्वर्जन कितने परसेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। प्रोसेस अकाउंट मैंने बनाया। प्रोसेस अकाउंट इसमें कंप्लीट करने के बाद यूनिट्स और वैल्यू के कॉलम मैंने बना लिए, यूनिट्स और वैल्यू के कॉलम। बेटर यही है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन अकाउंट यूनिट्स को इन अकाउंट को ऐसे भी बना सकती है ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। पीरियड कॉस्ट मैंने लिख दी, पीरियड कॉस्ट मैंने लिख दी। 800 यूनिट्स हमारे प्रोसेस में गए इनपुट में, और कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 4440। तो मैंने इस कॉलम को इक्वल किया 800, और इधर दिया मैंने 4440। इधर मेरी फिनिश गुड्स आ जाएंगी, फिनिश गुड्स कितनी है, 600 कंप्लीट यूनिट, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस में हमारे लिए 200। ये यूनिट का कॉलम तो इक्वल हो गया। अब हमने कॉस्ट पर यूनिट चार्ज करनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट, ये जो 200 यूनिट्स हैं ये 70% कंप्लीट है, इसके ऊपर कॉस्ट भी जाएगी, ये 70% जाएगी। तो हमने क्या करना है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, 4440 कैपिटल जीरो डिवाइडेड बाय जो फुली कंप्लीटेड यूनिट है उनके ऊपर तो पूरी कॉस्ट जानी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। इनके लिए तो हम पूरे 600 ही लिखेंगे। तो 7.4, अच्छा 7.4 में भी हम 0.74 करते हैं। प्लस इस कॉस्ट के अंदर 70% नीचे यूनिट की बनेगा, 70% तो दूसरे यूनिट्स की हमारे पास बनेंगे। 4440 डिवाइडेड बाय 200 का 70%, 270 divided by 100, 140, 140 यूनिट्स। प्लस 150 ये भी बने ना इस कॉस्ट के अंदर, 600 यूनिट वो बने जो फुली कंप्लीटेड यूनिट हैं, और 150 यूनिट वो बने जो 200 का 70% बने। तो मैं जब 600 पे चार्ज करूंगी तो 600 मल्टीप्लाई बाय 6 पूरा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 6। 150 पे तो सिर्फ 70% पे चार्ज होगा, 600 इंटू 6 इज इक्वल टू 3600, और 150 इंटू 6 36 प्लस 900, 600 के लिए है वो गलत कर दिया, 150 इंटू 6, 200 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100,
ये 140 आते हैं ना, मैं भी कहूँ कि मैंने कहा मिस्टेक की, ये 140 आते हैं। इधर लिखा हुआ भी 140 और मैंने यहाँ पे 150 भी लिखा है। 140 यूनिट्स लिए 140, 140 मल्टीप्लाई बाय 6, 840। यहाँ पे हम रेडी को ठीक कर लेंगे, 840 4,440। इसको हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। अब फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू जो कॉस्ट 4,440 लगी है उसमें 600 यूनिट वो बने जो कंप्लीट यूनिट है फुली, प्लस 140 वो बने जो 70% ऑफ 200 था, तो वो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 6। अब पेपर के अंदर वो सवाल पूछ सकता है कि कौन सी कॉस्ट पर यूनिट आई है, और 200 जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उनका 70% यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट को अकॉर्डिंग इक्वलेंट यूनिट कितने हैं, तो इक्वलेंट यूनिट 140 है, तो 140 वो भी इसी कॉस्ट में बने तो उसके ऊपर हम 6 चार्ज कर देंगे।